सेक्शन 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द कोर्ट हैज़ वाइड डिस्क्रिएटरी पावर टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ द केस। कोर्ट में कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है? पहले तो डिस्कवरी करने के लिए, इंट्रोगेटरीज के लिए, एडमिशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स के लिए। दूसरा इशुएंस ऑफ समन टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को समन इशू करने के लिए ऑर्डर कर सकता है, टू गिव एविडेंस देने के लिए और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। और तीसरा एनी फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। की टर्म्स देखिए अगर इसके, तो डिस्कवरी एविडेंस डॉक्यूमेंट एविडेंस के बारे में बताता है। सेक्शन 30 में बात करता है समन टू विटनेसेस की, मतलब द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, 28, 29 अप्लाई टू समन्स इश्यूड टू विटनेस। इन सिंपल वर्ड्स सेम प्रोसीजर अप्लाइज फॉर विटनेस। विटनेस में बी समन्ड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। सेम चीज़ें विटनेस के लिए भी हो सकती है, ठीक। अगला है सेक्शन 32 पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर चीज़ें नहीं की जाती हैं फिर उसके लिए पेनल्टी भी है, मतलब इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद अ समन इशूड अंडर सेक्शन 30 द कोर्ट में टेक कोएर्सिव एक्शंस। पावर ऑफ कोर्ट के पास क्या पावर है? जैसे इशू कर सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट एंड अटैच कर सकता है, सील कर सकता है प्रॉपर्टी, इंपोज कर सकता है फाइन अप टू 5000, ऑर्डर फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन डिफॉल्ट, कमिट टू सिविल प्रिजन। पर्पस क्या है इस सेक्शन का? ये पर्पस है कि टू इन्फोर्स ओबीडियंस टू समन्स एंड इंश्योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये इसका क्या है? पर्पस है। अब फ्लो चार्ट देखिए अगर 27 टू 32 तक, तो 27 बोलता है समन टू डिपेंडेंट। कोर्ट समन इशू करती है, डिपेंडेंट को आंसर करना होता है, प्रिपेयर होना होता है। डेट ऑफ अफेरेंस मैक्सिमम 30 डेज होते हैं। चेक करते हैं डिपेंडेंट कहाँ रहता है, सेम स्टेट है तो नॉर्मल सर्विस होगी, दूसरी स्टेट में है तो फिर सेक्शन 28 अप्लाई होगा, समन दूसरी स्टेट के कोर्ट को भेजा जाता है। रिसीविंग कोर्ट सर्विस करेगी, सर्विस के बाद रिकॉर्ड वापस भेज देगी। लैंग्वेज अगर डिफरेंट है, हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेट कंपलसरी होगा, ठीक है। फिर चेक होगा कि समन जो है फॉरेन कोर्ट से तो नहीं है, तो सेक्शन 29 आ जाएगा, फॉरेन समन्स होते हैं इसमें। जैसे फॉरेन नोटिफाइड कोर्ट्स के समन्स इंडियन कोर्ट के थ्रू सर्व होगा, ट्रीट किया जाएगा जैसे इंडियन कोर्ट का ही समन है, ठीक है। कोर्ट नीड एविडेंस और डॉक्यूमेंट। सेक्शन 30 कोर्ट पावर की बात करता है, ठीक। डिस्कवरी एंड इंट्रोगेटरीज, डॉक्यूमेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करना, एविडेंस देने के लिए समन्स फैक्ट एफिडेविट से प्रूव करवाना, विटनेस को समन करना है। सेक्शन 31 समन टू विटनेस, सेक्शन 27, 28, 29 के रूल्स अप्लाई होंगे। विटनेस एविडेंस डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा, पर्सन समन फॉलो नहीं करता। सेक्शन 32 पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, फाइन अप टू 5000 लग सकता है, सिक्योरिटी डिमांड हो सकती है, फिर डिफॉल्ट में सिविल प्रिजन हो सकता है, ठीक। वन लाइन अगर देखिए तो 27 बात करता है सूट समन की, 28 सेम अदर स्टेट अगर है, सेम स्टेट फिर अदर स्टेट में वो रहता है, 29 फॉरेन समन की बात करता है, 30 डिस्कवरी एंड एविडेंस की बात करता है, 31 विटनेसेस की और 32 पेनल्टी की बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की, जजमेंट एंड डिग्री की। समरी ऑफ द प्रोविजन, तो इस प्रोविजन का जो समरी है वो बताते हैं। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिग्री शैल फॉलो। क्या, ठीक है। तो इसकी की पॉइंट क्या है कि हियरिंग ऑफ द केस इज मैंडेटरी है, तो जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस्ड ओनली आफ्टर आर्गुमेंट ऑफ बोथ पार्टीज आर कंप्लीटेड। रिलेशनशिप बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री अगर देखें तो जजमेंट क्या है? द रिकॉग्नाइज्ड डिसीजन, द रीजन डिसीजन ऑफ द कोर्ट, एंड डिग्री क्या है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जजमेंट है। अ डिग्री मस्ट नेसेसरीली फॉलो अ जजमेंट, डिग्री को जजमेंट फॉलो करना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें मैंडेटरी ड्यूली ऑफ द कोर्ट, तो द वर्ड शैल मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट आफ्टर हियरिंग। इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइन के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट बताइए सेक्शन का, तो देयर कैन बी नो डिग्री विदाउट अ जजमेंट एंड नो जजमेंट विदाउट हियरिंग। इंपॉर्टेंस बताइए सेक्शन का, तो इफ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड द डिग्री बिकम्स इनवैलिड हो जाएगी। अपील आर फेल्ड अगेंस्ट डिग्री नॉट जजमेंट। सेक्शन 34 देखिए, तो 34 में क्या है? 34 में है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है ये? दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू मनी डिग्री। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट 3 स्टेजेस में है। पहला प्री सूट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ सूट, ग्रांटेड ओनली इफ इट इज एग्रीड बाय कॉन्ट्रैक्ट और अलाउड बाय यूजेस ऑफ ट्रेड और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। दूसरा पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट टिल द डेट ऑफ अ डिग्री, ठीक है। रेट इज डिसाइडेड एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट के डिस्क्रिएशन पर रेट डिसाइड होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है फ्यूचर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री टिल द डेट ऑफ पेमेंट, नॉर्मली कैप्ड एट 6% पर एनम। एक्सेप्शन इसका देखें तो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जैसे हैं, अगर लाइबिलिटी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन से अराइजिंग हो तो इंटरेस्ट 6% से ज़्यादा हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल रेट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं है तो नेशनलाइज्ड बैंक की लेंडिंग रेट होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें तो नेशनलाइज्ड बैंक मतलब बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 जो है उसके तहत डिफाइंड बैंक जो भी होंगे। एक्सप्लेनेशन 2 कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन वही मानी जाएगी जो इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस से कनेक्टेड हो। सेक्शन 34 का 2 देखेगा तो साइलेंट डिग्री रूल है ये। अगर डिग्री में फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो माना जाएगा कि कोर्ट ने फर्दर इंटरेस्ट रिफ्यूज कर दिया है। अलग से सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। केसेस यूज देखिए तो मनी रिकवरी सूट्स में, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में, एमसीटी में प्रिंसिपल इन डायरेक्टली रिफर्ड होते हैं जो, ठीक है। सेक्शन 35 कॉस्ट के बारे में बताता है। जनरल रूल इसका बोलता है कि कॉस्ट शैल बी इन डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट। कॉस्ट क्या होती है? कोर्ट फी होगी, लॉयर फीस होगी, मिसलेनियस लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉस्ट कोर्ट का पूरा अधिकार होगा, कौन पे करेगा, कितना अमाउंट होगा, किस प्रॉपर्टी से रिकवरी होगी, इस सब पे कोर्ट का अधिकार होगा, ठीक है। जुडिशन होने पर भी अगर कोर्ट के पास सूट ट्राई करने का जुडिशन नहीं हो तब भी कॉस्ट इंपोज कर सकती है, ठीक है। 34 का 2 क्या बोलता है? अगर कोर्ट कॉस्ट के इवेंट के अनुसार फॉलो नहीं करने देती तो रीजन रिटर्न फॉर्म में देना मैंडेटरी होगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखो 23 तक 2015 से कॉमर्शियल डिस्प्यूट में रियलिस्टिक एंड एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 कॉस्ट की बात करता है, मतलब कि कॉस्ट मींस केस लड़ने का खर्चा, कोर्ट फी, लॉयर फी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। कॉस्ट जो है कोर्ट की डिस्क्रिएशन पर होती है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन पे करेगा, प्रॉपर्टी से पे होगी किसके और कितना अमाउंट होगा, किसको देगा, ये सब कोर्ट पे करेगा। जनरल रूल्स का 35 का 2 कॉस्ट फॉलो द इवेंट, जो पार्टी केस जीतेगी उसे यूजुअली कॉस्ट मिलती है। अगर कोर्ट कॉस्ट डिनाई करे तो रीजन लिखित में देना होगा। जुडिक्शन का इशू इररिलेवेंट होगा, ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट के पास केस लड़ने का जुडिक्शन नहीं था, कॉस्ट डिनाई नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 35 ए क्या बोलता है? कंपनसेटरी कॉस्ट फॉल्स वेक्सेशियस क्लेम्स के बारे में, मीनिंग अगर कोई पार्टी जो है झूठा क्लेम
फॉल्स डिफेंस करती है या सिर्फ हरास करने के लिए केस करे तो कोर्ट कंपनसेशन के रूप में कॉस्ट लगा सकती है। 35A का फर्स्ट बोलता है कि कंडीशन बोलता है ऑब्जेक्शन लिया गया हो कि क्लेम डिफेंस फॉल्स या फिर बख्शिश है। कोर्ट को लगे कि ऑब्जेक्शन सही है, क्लेम डिफेंस डिसमिस हो, विड्रॉल हो, अबेंडन हो, कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके कंपनसेटरी कॉस्ट ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 35A का 2 क्या बोलता है लिमिट्स के बारे में। मैक्सिमम अमाउंट 3000 या कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो कम हो, ठीक है। स्मॉल कॉज कोर्ट के लिए नॉर्मली लिमिट 250, हाई कोर्ट इंपावर करे तो +100 तक बढ़ सकता है। सेक्शन 35A का 3 क्या बोलता है इस सेक्शन से अंडर कॉस्ट देने से क्रिमिनल लायबिलिटी से कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 35A का 4 बोलता है कि ये कंपनसेशन फ्यूचर सूट में डैमेजेस एडजस्ट की जा सकती है। सेक्शन 35B कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, पर्पस इसका क्या है कि डिले टैक्टिसेस को रोकना। कब लगती है अगर पार्टी हियरिंग डेट पर रिक्वायर्ड स्टेप ना ले, एडजॉर्नमेंट ले ले, एविडेंस प्रोड्यूस ना करे, कोर्ट डिले कॉस्ट इंपोज कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कॉस्ट कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। जब तक कोर्ट पे नहीं करेगी प्लेंटिफ सूट आगे नहीं बढ़ा सकती, डिफेंडेंट डिफेंस आगे नहीं बढ़ा सकता। एक्सप्लेनेशन, अगर मल्टीपल डिफेंडेंट हैं और अलग अलग डिफेंसेस लिए गए हैं, जिस डिपेंडेंट पर कॉस्ट लगी उसी के डिफेंस के लिए पेमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। पार्ट सेकंड आप बात करते हैं सेक्शन 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है, इस कोर्ट के जो प्रोविजन डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए हैं इंक्लूडिंग डिग्री के अंडर पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस जितना एप्लीकेबल हो उतना ऑर्डर की एग्जीक्यूशन पर भी लागू होगा। मतलब जो रूल्स डिग्री एक्जीक्यूट करने के लिए लागू होते हैं वही रूल्स कोर्ट के ऑर्डर्स एक्जीक्यूट करने के लिए भी फॉलो किए जाएंगे। की पॉइंट्स क्या है, ऑर्डर की एग्जीक्यूशन डिग्री के एग्जीक्यूशन के रूल्स के थ्रू होता है। सेक्शन 37 क्या बात करता है कि डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड ए डिग्री। कोर्ट विच पास्ड ए डिग्री का मतलब एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा। अपील ये डिग्री के बारे में बताया है ए में। अलग डिग्री अपील में पास हुई है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ट्रायल कोर्ट को डिग्री पासिंग कोर्ट माना जाएगा। बी पॉइंट इसका बात करें ट्रायल कोर्ट एक्सिस्ट ना करे या जुडिक्शन ना हो, अगर ट्रायल कोर्ट बंद हो चुकी हो या उसके पास एग्जीक्यूशन का जुडिक्शन ना हो तो वो कोर्ट माना जाएगा जिस कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के टाइम सूट ट्राई करने का जुडिक्शन होता, ठीक। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए तो सिर्फ इस वजह से कि एरिया ट्रांसफर हो गई या फिर जुडिक्शन बदल गया, ट्रायल कोर्ट अपनी एग्जीक्यूशन पावर जो है लूज नहीं करती अगर डिग्री के टाइम उसके पास जुडिक्शन था, ठीक। सेक्शन 38 बात करता है कोर्ट बाय विच डिग्री में भी एक्जीक्यूटेड। कोई भी डिग्री दो कोर्ट में से किसी एक में एक्जीक्यूट की जा सकती है। पहला पॉइंट है उसी कोर्ट के द्वारा जिसने डिग्री पास की है और उस कोर्ट के द्वारा जिसने डिग्री एक्जीक्यूट के लिए ट्रांसफर की गई हो। सिंपल मीनिंग डिग्री का एक्जीक्यूशन ओरिजिनल कोर्ट में भी हो सकता है या ट्रांसफर्ड कॉम्पिटेंट कोर्ट में भी हो सकता है। सेक्शन 39 बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डिग्री की। अब बात करते हैं सेक्शन 39 की जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री की। जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पर डिग्री को किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकती है। अगर एक है इसका जिसने अगेंस्ट डिग्री पास हुई हो वो उस दूसरे कोर्ट की लोकल लिमिट्स में वॉलंटरीली रहता है या वहाँ बिजनेस करता है या पर्सनली वह वर्क फॉर गेन करता हो, ठीक है। बी पॉइंट इसका बोलते हैं या अगर जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में नहीं है जहाँ डिग्री पास हुई बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी और कोर्ट की जुडिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी मौजूद हो। सी पॉइंट बोलता है या अगर डिग्री रिमूवल प्रॉपर्टी की सेल या डिलीवरी के लिए हो जो उस कोर्ट की लोकल लिमिट के बाहर हो जहां डिग्री पास हुई है। डी पॉइंट बोलता है या अगर डिग्री पास करने वाली कोर्ट किसी और एजेंसी की सही समझे कि डिग्री का एग्जीक्यूशन किसी और कोर्ट से होना चाहिए और रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका बोलता है कि डिग्री पास करने वाली कोर्ट अपनी मर्जी से शो मोटो भी इस डिग्री को किसी सबऑर्डिनेट जो है कंपिटेंट कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकती है। तीसरा पॉइंट बोलता है कोर्ट कंपिटेंट तब मानी जाएगी कोर्ट के पास शूट ट्राई करने का जुडिक्शन हो। चौथा पॉइंट बोलता है कोर्ट अपनी लोकल लिमिट के बाहर किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट करने का अधिकार नहीं देता बोला है, ठीक है। अब बात